हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नए होंगे तो लाइक से कमेंट कर लेंगे ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करूँ। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बातचीत पाठ का लेखक परिचय, और उससे रिलेटेड जितने भी बात होगा चैप्टर 1 का ऑल एक ही वीडियो में सारा डेटा मिल जाएगा आपको। तो आप लोग अंत तक बने रहना। अगर आपका भी सपना है कि इस बार 2026 में अगर आपका बेहतर रिजल्ट लाना है तो आप इस चैनल को लाइक से कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। अब बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। समझे? बालकृष्ण भट्ट का निधन मतलब मृत्यु, जन्म मतलब जन्म लेना। ठीक है, तो देखो 20 जून को जन्म हुआ 1844 में, और 23 जून को, और 20 जुलाई 1914 को देहांत हो गया। कहाँ जन्म हुआ था? ध्यान देना, छोटी छोटी बात आपको बहुत बेहतर नंबर दिलाएंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। व्यापारी समझते हैं? बालकृष्ण भट्ट की आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। तो समझ गए होंगे। तो इतना स्टार्टिंग पढ़े, उसके परिचय पढ़ेंगे। चैप्टर 1 बातचीत। लेखक परिचय। बालकृष्ण भट्ट 1844 यानी पढ़े थे 23 जून 1844 में जन्म हुआ था। 20 जुलाई 1914 को देहांत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुई थी। जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून सन 1844 ईस्वी के दिन हुआ। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी थे, तथा माता का नाम पार्वती देवी था, जो एक सुसंस्कृत तथा घर में रहने वाली महिला थी। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। मतलब उसके माताजी ने अध्ययन जगाई पढ़ने की। मतलब पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, कि अगर आप खेलते कूदते हो तो आगे चलकर फ्यूचर बर्बाद है। मतलब पढ़ने की लालसा जगाई उनको। भट्ट जी के निधन निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश था। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया तथा सन 1867 में वो प्रयाग चले गए। कहाँ चले गए? प्रयाग। जैसे कि आप लोग भी गाँव में पढ़ते होंगे, गाँव से पढ़ के कहीं और चले जाते होंगे। मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये सन 1869 से 1875 तक प्रयाग में मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। 69 से 75 तक मिशन हाई स्कूल में वो अध्यापन कार्यरत में लगे रहे। सन 1885 में प्रयोग से CAB कॉलेज स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 का प्रयोग कार्यस्थल पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब अपनी वो स्वभाव अच्छी नहीं थी, मतलब उग्र स्वभाव के थे। और फिर ये लेखक कार्य में लगे रहे। फिर पिता के निधनोपरांत इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कोई काम अगर पिताजी हो तो पिताजी करते, अगर पिताजी ना रहे तब देखो क्या हाल स्थिति रहती घर की, सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक रचना की। कब की? देखो हिंदी नामक प्रदीप कब दिखाई है? 1877। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ लेते हो तो आपसे सारा क्वेश्चन हिंदी का चैप्टर 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी नामक प्रदीप मासिक पत्रिका के निकालना प्रारंभ कर दिए, और इन्हें 33 वर्षों तक निकाले। कितने वर्षों तक निकाले? 33 वर्षों तक इन्हें निकाला। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक इन्हें निकालते रहे। समझे? चालू कब क्या? 1877 में। 33 वर्षों तक जोड़ लो। इन्होंने घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, और इसी के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई सन 1914 के दिन हुआ था। मतलब उनका मृत्यु हो गया था, जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। मतलब हिंदी अगर वो रहते और जिंदा तो हिंदी के बारे में बहुत अच्छे कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें 20 जुलाई सन 1914 में उन्हें देहांत हो गई। पढ़ेंगे रचनाएँ। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं।
उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचर्य, मुक्त गुप्त वैरी, स्व अजान, एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। उनका नाटक है पद्मावती, कीर्तनार्जुनी, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति, पंचम, मेघनाद वध, मृदनला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, कट्टर, सूम की एक नकल, भारतवर्ष के लिए दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह, रेल का विकट खेल आदि। केवल राम रमोवर कहलाएगी यूरोप के लोगों के बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मतलब यूरोप के लोगों को बातचीत करने के हुनर बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनना अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? मनुष्य की बातचीत करने की क्या उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत हो और हमेशा आनंद बनाए रहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे हम। अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। एक वीडियो पढ़िए, रामबाण काम हो जाएगा। एक वीडियो पढ़िए आप पास, एक वीडियो पढ़िए आप पास। सारा वीडियो में एक 12 जितना भी चैप्टर हैं, अब सारा चैप्टर को हम एक वीडियो में एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और फुल्ली डिस्कशन करेंगे, ताकि आप मेरी बातें समझ सको। और इस चैनल पे हो तो लाइक से कमेंट कर लो अगला वीडियो के लिए। ठीक है। साइंस और आर्ट्स दोनों फैकल्टी क्वेश्चन इस पर अपलोड होती है, तो आप दोनों वीडियो पर देख सकते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग। काल कहेगा तो आधुनिक काल। ठीक है। काल कहे तो आधुनिक काल है। स्व अजान, एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ? यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो 33 वर्षों तक चलता रहा। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलता रहा। निकाला कब? 1877 में। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम की शैली, बातचीत के क्या बना? शैली मतलब स्टाइल बताना चाहते हैं कि बात कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद का नाम हो गया नया प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? अपने अपने अजनबी लिखे हैं। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पिक उत्तरों में सही से उत्तर बताइए। पहला है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट और माता थी पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट की माँ क्या? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन? हिंदी शब्दकोश। किसका? हिंदी शब्दकोश। रिक्त स्थानों को भरना है। मनुष्य में डॉट न होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वाक शक्ति अगर नहीं होती तो क्या होता? हम समझते कि स्थिति कैसी रहती। घरेलू बातचीत का ढंग क्या है? मन रमाने की। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता। गुण दोष। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप और साक्षात्कार होती है। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों एक नहीं पाते। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पुस्तक के प्रसन्न है उनके प्रति। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, लुंज पुंज रहते, और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते वो नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? सुख दुख का अनुभव करते। वाक शक्ति न होती तो न होने के कारण एक दूसरे से का सुनकर भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। मतलब जो हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से कैसे करते हैं? जब वो सब
बातें होती है और फिर उस बात के साथ हम अनुभव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जाना पड़ता है कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। दो तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तब अपनी दिल की बात तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर चले जाते हैं। दो बात कोसों दूर गई कहीं भी है कि 6 कानों में पड़ती है, बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन, आपस में असर होगा। 3 आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कामा महाकाव्य कला प्राणी मिलता है। गोल्डन सीरीज पासपोर्ट अर्थात दूध ठंडा के दो, पानी गर्म, और वैसे ही दो आदमी आपस में बैठे हो तो एक दूसरे का गुप्त असर दूसरे पर पड़ते हैं। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। मतलब जब गर्म पानी ठंडा पानी के पास रखेंगे तो दोनों में आ जाती है, गर्मी हीट आ जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में, यूरोप लिखा है यूरोप होगा, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़ते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत की तारीफ है। बात करने की जानकारी अथवा पंक्तिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही कहीं प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसावर्क में पैदा करने वाले शब्दों को बरसकते हुए। चतुर सयाने अपने बातचीत को रसद रखते हुए दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक सूक्ष्म बातचीत में जिसे शास्त्री कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंद में बनाए रखते हैं। मतलब आनंद में खुशी महसूस देखना। जब जिससे आप कैसे बातें करते हो तो कितना आपको भरभराट हो जाता है। जब नया नई बातें होते हैं, अपनी जो रिप्रेजेंट करते हैं बातें को, तो पता लग जाती है। ठीक है, तो एक यही बात है। और एक कहानी की बात आप समझ रहे हैं कि ये चैप्टर के ना आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन है। उत्तम तरीका की बात करने की कला को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य में बात करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप, मतलब खुद से वार्तालाप। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मतलब हमेशा बदलते रहने का मौका मिलती है और प्रतिक्षण वो अपना बदलता रहता है। प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है और बदलते रहते हैं। जैसे कोई भी स्थिति हो और उस स्थिति में क्या करते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा
आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसे सूरत देख लेना। कोई असंभव बात नहीं है, मतलब आप जिसमें जैसा चाहो वैसा चाह सकते हो, देख सकते हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से ना बैर रहेगा, मतलब दुनिया में किसी से बैर मतलब झगड़ा नहीं रहेगा, और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वार्था एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी और न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और मनुष्य की बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। व्याख्या प्रश्न है, ध्यान देना। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देखना कोई दुर्भाग्य नहीं है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक वह उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। व्याख्या से प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक दिव्यांग भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। कहीं भी गया कि किसी चित्त बड़ा चंचल होता है। इसके चंचलता के कारण मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कहीं क्रोध कर बैठता है तो कहीं मीठी बातें बनकर। एक दव्यंत स्थिति में मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेकिन इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल, प्रपंच, झूठ, केवल फेबल सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक की इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं कि इससे बचने के लिए अपनी जीवा मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। मना कि हमारी जीवा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधित अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने बस में कर लेंगे। मतलब बात करने का हुनर आ गया तो बड़े बड़े दुश्मन को भी अपने नज़रों में ले आ सकते, मतलब अपने हाथ ले सकते। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से बैर झगड़ा शत्रुता होगी और न हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप किसी से बैर न रखें, सबसे बात कीजिए। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक भाग 2 से बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाते हैं तब अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर रखता तो वह दोष, परंतु जब वह बड़ी जिंदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मुख रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। मतलब जब तक बोलते हैं गुण दोष मालूम होने लगता है। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इसी खुलेपन में किसी की शिकायत की, किसी अच्छाई की, किसी बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। वेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने के फिरने आदि की ज़रूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब आप खाने पीने, घूमने फिरने कहीं आप जाएंगे तो ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती है, जिसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती है। जब बातचीत के दौरान हमारी जीवा विचार से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। प्रश्न 6, इन निबंध की क्या विशेषता है? उत्तर, इस निबंध की बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने की ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है। क्या होता है? वाक शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य की इसी शक्ति के कारण मनुष्य पशुओं के अलग है
बटकर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी विदेशी निबंधकार एक एडिशन में वेन जॉनसन मत दिया गया कि जिसमें एडिशन ने यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं चाहता तब तक उसे गुण दोष का प्रकट नहीं होता। वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विवाद विषाद झेलना नहीं पड़ेगा, मतलब बात से ही सब कुछ सलटिया जाएगा। बनने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुगली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रचंड सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन में हलाव का माध्यम तो ही है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है। भाषा की बात। राम रमोल क्या अर्थ क्या है, इसे क्या प्रयोग करें। राम रमोल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमोल कहलाती है। राम रमोल राम श्याम मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमोल कर रहे थे, मतलब नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम छांटे और बताएं कि सर्वनाम के किन भेद का अंतर्गत आते हैं। कोई चुटली बात आ गई हंस पड़े। कोई चुटली अनिश्चित सर्वनाम है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। कौन है प्रश्नवाचक। इसके पूर्ण स्वभाव काव्य कला प्रतिनिधित्व में है। इसके निश्चयवाचक। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, वह निश्चयवाचक है। हम दो आदमी से प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्द की संज्ञा के निम्न भेदों का अंतर्गत आते हैं। धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गी, मंदिर। शब्द और संज्ञा नाम। धुआं भाववाचक, आदमी जातिवाचक, त्रिकोण जातिवाचक, कान जातिवाचक, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक, मीटिंग समूहवाचक, पत्र भाववाचक, संसार जातिवाचक, मुर्गा जातिवाचक, मंदिर जातिवाचक। वाक्य प्रयोग निर्णय करें। शक्ति स्त्री है, ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। उपदेश पुल्लिंग, आपका उपदेश महान होना चाहिए। बात, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। लत, उसे शराब की लत पड़ गई। पुरुष, नग, राम की अंगूठी में नग चमकता है। अनुभव, स्त्री ईश्वर का अनुभव करे। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बड़ी तीक्ष्ण था। रंग, उसका रंग काला है। विवाह, राम सीता का विवाह हुआ, उसका दांत टूट गया। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनिए। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं। हम दो संख्यात विशेषण है। इसके पूर्ण सौभाग्य का व्यय परिवहन दिव्य मंडली में है। इसकी सार्वजनिक विशेषण। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। सुस्त बोधा से विशेषण। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लेना। थैंक यू।